नमस्कार दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खौफनाक मंजर के बाद दुनिया को ये बात समझ आ गई थी कि किसी भी वॉर समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। इन फ्यूचर किसी भी कंट्री एक दूसरे पर हावी ना हो पाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। इसके बाद लगा था कि दुनिया को वॉर से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था 21st सेंचुरी में भी ऐसी वॉर होगी जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक पाएगा। हम बात कर रहे हैं पिछले 3 साल से चल रही है रूस और यूक्रेन युद्ध की। यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ 143 देश की वोट के बावजूद भी पुतिन यूक्रेन पर अटैक करना बंद नहीं किया। यूरोपियन कंट्री का सैंक्शन हो या नाटो की धमकियां, पुतिन के जीत के सामने किसी की नहीं चलती। एक और सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन जैसी देश वार को रोकने के लिए धमकियां दे रहे हैं। दूसरे ओर पुतिन यूक्रेन की बर्बादी का दास्तान लिखते जा रहे हैं। दुनिया पुतिन को लेकर दो भागों में बटी हुई है। कुछ लोग उन्हें एग्रेसिव डिक्टेटर मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें प्रोग्रेसिव और रूस के सबसे कमिटेड नेता मानते हैं। लेकिन दुनिया के कम लोग हैं जो पुतिन के जीवन को करीब से जानते हैं। गरीब घर में पैदा हुआ व्लादिमीर पुतिन अपना हर फैसला बेफिक्र होकर लेते हैं। बचपन में ठाना था कि उनको जासूस बनना है तो यूएसएसआर इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में नौकरी की। मूड बदला तो पॉलिटिक्स में आ गए और रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विस प्रेसिडेंट बन गए। कैसे बचपन में जासूस बनने की चाहत रखने वाले पुतिन रशिया के सबसे चहेते रूलर बन गए। क्या है पुतिन की असली कहानी जिसे उन्होंने सामान्य जासूस से प्रेसिडेंट तक का सफर तय किया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 17 अक्टूबर 1952 को यूएसएसआर के लेनिनग्राड में हुआ, जो आज के दिन सेंट पीटर्सबर्ग के नाम पर जाना जाता है। ये वही शहर था जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना ने 872 दिनों तक सीज करके रखा था। उसी दौरान 8 लाख लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था और लाखों लोग खुद ब खुद भूखे प्यासे मर गए थे। पुतिन घर में 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता स्पिरिडोनोविच पुतिन यूएसएसआर के नेवी में नौकरी करते थे, जबकि माँ मैरिया इनोवा सिलोमोवा एक फैक्ट्री की वर्कर थी। पुतिन की जन्म से पहले ही उनके दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। एक भाई 1930 दशक में मर गया था तो वही दूसरा 1942 के दशक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भूखमरी से खत्म हो गया था। पुतिन एक गरीब परिवार से था। हालत ऐसी थी कि माँ बाप दोनों कमाने के बावजूद भी घर का खर्च चलाना मुश्किल था। पूरा परिवार एक जज्जर कमरे में रहता था। एरिया ऐसा था कि पुतिन का बहुत सारा वक्त घर के बाहर चूहों को भगाने में लग जाता था। गरीब और बदहाली से सिर्फ पुतिन का घर नहीं बल्कि पूरा लेनिनग्राड में पूरे एरिया त्रस्त था, इसलिए वहां लड़ाई झगड़ा होना आम बात थी। ऐसी माहौल में बचपन से एमबीएस पुतिन ने खुद को पावरफुल बनाना शुरू किया। माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जाकर उन्होंने जूडो सीखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पुतिन जूडो के साथ फिशिंग एंड हॉर्स राइडिंग जैसे स्किल में मास्टर हासिल कर ली थी। 1960 से लेकर 1968 के बीच पुतिन की 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई लेनिनग्राड प्राइमरी स्कूल में हुई। पुतिन 1970 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। उनके टीचर भारागुरावेच के मुताबिक पुतिन को टीन एज में आने तक पता ही नहीं था कि उन्हें आगे जाकर करना क्या है, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल और एनर्जी को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ अलग ही करेगा। पुतिन सिर्फ खेलकूद में आगे नहीं थे बल्कि पढ़ने में भी उनकी दिलचस्पी रहती थी। पुतिन खाली टाइम्स में लेनिन और कार्ल मार्क्स की विचारक को पढ़ते थे। जब भी वक्त मिलता था पुतिन सिनेमा देखना पसंद करते थे। वही सिनेमा उनकी जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आया। एक्सपायरिंग मूवी से इंस्पायर्ड होकर पुतिन ने बचपन से जासूस बनने का मन बना लिया था। देश के लिए काम करने का जुनून इतना ज़्यादा था कि वो जब क्लास 9th में थे तो उसी समय यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में काम मांगने पहुंच गए। जवाब में केजीबी के ऑफिसर्स ने पुतिन को बताया कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने के लिए लॉ डिग्री की जरूरी होती है और किसी भी तरह समझा बुझाकर पुतिन को भेज दिया गया। लेकिन पुतिन ने इस बात को अपनी मन में बसा लिया। फिर क्या था, 1970 में पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। 1970 से 1975 तक पुतिन अपना वक्त लॉ की पढ़ाई करने में लगा। फाइनली 1975 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली। अब सवाल था नौकरी का। 23 साल के पुतिन को 1975 में ही केजीबी में नौकरी मिल गई। पुतिन के लिए ये जॉब किसी सपने से पूरा होने जैसा था। 10 साल तक अपने होम ग्राउंड लेनिनग्राड में नौकरी करने के बाद
1985 में व्लादिमीर पुतिन को ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में एज ए जर्मन ट्रांसलेटर भेजा गया। उन दिनों केजीबी में जर्मन लैंग्वेज जानने वाले ऑफिसर्स की जरूरत थी, क्योंकि उस समय जर्मनी ईस्ट और वेस्ट दोनों भागों में बटा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट का एरिया यूएसएसआर के कब्जे में था, तो वहीं दूसरी वेस्ट अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड इन्फ्लुएंस था। ईस्ट जर्मनी के अंदर पॉलिटिक्स से जुड़े लोग ईस्ट जर्मनी के खिलाफ कोई कदम ना उठाए पाए, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए जर्मनी में और एक सीक्रेट पुलिस एजेंसी स्टासी भी काम कर रही थी, जिसका पूरा नाम था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। एज ए जर्मन ट्रांसलेटर पुतिन की शानदार काम और इंटेलिजेंस की चर्चा पूरे केजीबी ऑर्गेनाइजेशन में होने लगी, और वही वजह थी कि जल्दी केजीबी के बिहाफ पर पुतिन ने स्टासी के साथ एज ए पुलिस ऑफिसर उधर भी काम किया। वो जर्मनी के अंदर यूएसएसआर के खिलाफ होने वाले एक्शन पर भी नजर रखने लगे, और उसी के चलते कुछ ही दिनों में नाटो के प्लान को ट्रैक करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी पुतिन के हाथ में आ गई थी। जल्द ही केजीबी के ड्रेसडेन ऑफिस में किसको रिक्रूट करना है और किसको ट्रांसफर करना है, सारे अथॉरिटी पुतिन के अंडर में आ चुकी थी। उस समय जर्मनी के ऊपर चारों देशों का कब्जा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ईस्ट जर्मनी में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस था। दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के अंडर में रहता था। शुरुआत में ईस्ट जर्मनी में रहने वाले लोग यूएसएसआर के कब्जे में खुश नहीं थे। उनको लगता था कि यूएसएसआर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाले लोग वेस्ट जर्मनी वाले से मिलना चाह रहे थे। ये बात भी सच थी कि उस समय अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वेस्ट जर्मनी में खूब पैसा खर्चा किया था, और वहाँ के लोग ईस्ट जर्मनी के कंपैरिजन में ज़्यादा सुकून में रहते थे। इसलिए बेटर लाइफ की तलाश में हजारों लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाने लगे थे। उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में माहौल काफ़ी खराब हो गया था। लगातार माइग्रेशन बढ़ने से यूएसएसआर बर्लिन में एक वॉल बना दी थी, ताकि ईस्ट जर्मनी के लोगों को वेस्ट जर्मनी जाने से रोका जा सके। लेकिन वो बर्लिन वॉल ईस्ट जर्मनी के लोगों को रोक नहीं पाई। जल्द ही ईस्ट जर्मनी के लोग बर्लिन के वॉल के खिलाफ खड़े होने लगे, एंड फाइनली 19 नवंबर 1989 को एक साथ हजारों संख्या में भीड़ बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। जिस समय बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, उस समय पुतिन ने केजीबी के ईस्ट जर्मनी में ड्रेसडेन ऑफिस में तैनात थे। बर्लिन में दीवार गिराए जाने के बाद भड़की भीड़ ने उनके ऑफिस के ऊपर भी अटैक कर दिया। खतरा देखकर पुतिन ने यूएसएसआर के मिलिट्री हेडक्वार्टर से मदद मांगी। जवाब में उन्हें कोई मदद पहुंचाई नहीं गई, और वहां तक कहा गया कि जब तक मॉस्को का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम किसी प्रकार भी मदद नहीं करेंगे। उस समय पुतिन के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो भीड़ के सामने सरेंडर कर देते या तो किसी तरह भागकर अपनी जान बचाते। लेकिन पुतिन के मन में भागने का ख्याल तक नहीं आया। परीक्षा की घड़ी में पुतिन ने भीड़ से लोहा लेने का फैसला लिया। वो ऑफिस से निकलकर भीड़ के सामने आकर खड़े हो गए, और उन्होंने तेज आवाज से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो अंदर हथियारों से उनकी गार्ड उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। पुतिन की बातों में इतनी कॉन्फिडेंस था कि एक भी आदमी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। देखते ही देखते पूरी भीड़ वापस लौट गई। उसी दिन पुतिन केजीबी ऑफिस और खुद को तो बचा लिया था, लेकिन उनके मन में अंदर ही अंदर एक बात खटकने लगी थी कि आखिर उन्हें बचाने के लिए मॉस्को किसी को क्यों नहीं भेजा। ये बात पुतिन के लिए किसी हादसे से भी कम नहीं थी। जो इंसान देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, जब उस पर मुसीबत आई, मॉस्को ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे पुतिन को समझ में आ चुका था कि यूएसएसआर के सत्ता के ऊपर कब्जा जमाए लोगों अपनी नागरिकों के लिए जरा सा भी चिंता नहीं है। इस इंसिडेंट के टाइम सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट था मिखेल गोर्बाचेव। सोवियत यूनियन के लोग भी मिखेल गोर्बाचेव के पॉलिसी से बहुत खुश नहीं थे। हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बात यूएसएसआर के जनता को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वहां भी मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को धूल चटा दी थी और गोर्बाचेव कुछ नहीं कर सके। उन्हें मजबूर होकर वहां से सेना हटाने पड़ी थी। उनकी कमजोर पॉलिसी के चलते ही बर्लिन की दीवार तोड़ी गई। फाइनली यूएसएसआर का कोलैप्स भी इनकी गवर्नमेंट में ही देखने को मिला। इसीलिए यूएसएसआर के लोगों का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ने लगा। अंत में मजबूर होकर 25 दिसंबर 1991 को उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था। 1990 से पुतिन ने
केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल पद के साथ एक्टिव सर्विस से रिटायर्ड होकर वापस अपनी शहर लेनिनग्राड में आ गए थे और यहीं लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने लगे। उसी समय उनकी मुलाकात पहले लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेयर एंथोली सोकावेज से हुई। एंथोली सोकावेज पुतिन के बिहेवियर से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपना सलाहकार बना लिया, जहां पुतिन के लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और इस पोस्ट को संभालने के बाद ही पुतिन देश की एक्टिव पॉलिटिक्स को और नज़दीक से देखने लगे। 1990 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद लेनिनग्राड का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। पुतिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभाते रहे। उनके शानदार काम के चलते 1994 में पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डेप्टी मेयर बना दिया गया और वहीं से पुतिन की पॉलिटिक्स में ये पहले एंट्री होती है। सत्ता हाथ में आने के बाद ही शहर के अंदर पुतिन ने शानदार काम करना स्टार्ट किया। ढूंढ ढूंढ कर करप्ट अधिकारी को सस्पेंड किया गया। कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर पुतिन की इमेज एक साफ लीडर की तरह बन चुकी थी। लेकिन 1996 में सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का इलेक्शन हुआ और इस बार सोवाचेक इलेक्शन हार जाते हैं। सोवाचेक हारने के बाद ही पुतिन की कुर्सी भी चली जाती है। केजीबी में काम करने से और सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्टी मेयर रहने के कारण पुतिन की जान पहचान मॉस्को के बड़े लीडर और ऑफिसर्स के साथ हो गई थी। डिप्टी मेयर की कुर्सी जाने के बाद पुतिन इसका फायदा लेते हुए मॉस्को शिफ्ट हो गए। मॉस्को में उनकी मुलाकात वैलेंटिन युमासेव से होती है। वैलेंटिन युमासेव उस समय रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन के दामाद थे। पुतिन की पर्सनालिटी और उनकी कार्यशैली को देखकर वैलेंटिन युमासेव काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन से करवाई। 26 मार्च 1997 में बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंशियल स्टाफ में डिप्टी चीफ बना दिया। बोरिस येल्त्सिन ने लिमिट से ज़्यादा शराब पीते थे और उनकी पब्लिक इमेज भी अच्छी नहीं थी। प्रेसिडेंट की डिजिनिटी नाम का चीज़ उनको पता ही नहीं थी। नशे में वो लोगों के बीच नाचना शुरू कर देते थे। उनके नाम करप्शन के कई मामले में दर्ज थे और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था बोरिस येल्त्सिन के ऊपर करप्शन का केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब बोरिस येल्त्सिन ने रशिया के करप्शन का नया चेहरा माना जाने लगा था, जिसके चलते रूस के लोग उनके ऊपर काफ़ी नाराज थे। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन लगातार सफलता के सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। पुतिन लेनिनग्राड के एंथोली चुबाइस के काफ़ी करीब आ गए और उनका भरोसा जीत लिया। उसके साथ ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर प्रोमोट होते चले गए। अपने अच्छे काम और डेडिकेशन की वजह से देखते ही देखते पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी बन गए, जो कि रशिया के हाईएस्ट सिविलियन सर्विस की रैंक थी। पुतिन को बोरिस येल्त्सिन की हालत की अच्छी खबर थी। साथ ही केजीबी में काम करने के वजह से वो प्रेसिडेंशियल पावर को भी अच्छी तरह समझते थे। इसी वजह से जैसे ही उनके हाथ में प्रेसिडेंट के साथ काम करने का मौका लगा, तब उन्होंने खुद को पूरी तरह रशियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया। बोरिस येल्त्सिन को शराब पीने से फुर्सत नहीं थी और ऐसे में बोरिस येल्त्सिन के ज़्यादातर काम पुतिन संभालते थे। पुतिन ने अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को पूरी तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही दिनों में बोरिस येल्त्सिन के सारे काम अच्छे तरीके से होने लगे। देश के बदलते हालात की वजह से बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया। अपने शानदार लीडरशिप और एग्रेसिव थॉट प्रोसेस की बदौलत कुछ ही दिनों में पुतिन बोरिस येल्त्सिन की पूरा भरोसा जीत लिया। 1991 से लेकर 1999 तक बोरिस येल्त्सिन ने रशिया के प्रेसिडेंट बने रहे और इस टाइम तक पुतिन देश की पॉलिटिक्स को अपने हाथ में ले चुके थे और वहीं से पुतिन के साथ साथ रशिया की भी फेट बदलने वाला था। 9 अगस्त 1999 को राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को रशियन फेडरेशन गवर्नमेंट का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रूस में हुए ये बड़े पावर शिफ्ट के बाद पुतिन को असल मायनों में पावर मिली थी। यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद चेचेनिया ने खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया था और लगातार रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था। कहने को तो चेचेनिया फ्री था, लेकिन रूस का इन्फ्लुएंस यहाँ कम नहीं हुआ था और यही कारण था कि आए दिन दोनों देशों के बीच सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 1998 से 1999 तक दोनों देशों के बीच लड़ाई अपनी पीक पर थी। इस साल चेचेनिया के इस्लामिक फाइटर्स ने रशिया के अंदर आतंक फैला रखा था। जगह जगह बम ब्लास्ट किए जा रहे थे। उसी साल अगस्त 1999 में चेचेनिया की फाइटर्स ने रशिया के कोई सिटी पर बम ब्लास्ट कर दिया। इसमें वेनिस, मॉस्को और वोल्गोर्स्क जैसे सिटी को टारगेट किया गया।
इस अपार्टमेंट बॉम्बिंग से 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब हजारों से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस इंसिडेंट से रूस के अंदर पहले से बढ़ती आग में घी डालने का काम किया। रूस के लोग का खून खौल उठा था। चेचन्या के खिलाफ गुस्सा आसमान पर चढ़ता जा रहा था। रूस की जनता किसी भी तरह चेचन्या के आतंकी का खात्मा करना चाहती थी। देश के अंदर बढ़ता टेररिज्म को देखकर प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने मन में ठान लिया कि इस बार तो चेचन्या को सबक सिखा कर रहेंगे। चेचन्या को हैंडल करने के लिए पूरी जिम्मेदारी पुतिन को दे दी गई। पावर हाथ में आते ही पुतिन ने वार डिक्लेयर करते हुए चेचन्या के ऊपर अटैक करने की ऑर्डर दे दिया। पुतिन ने कहा कि अब चेचन्या के ऊपर मॉस्को का शासन होगा। हजारों की संख्या में मिलिट्री चेचन्या में एंटर करती है। हॉस्पिटल, स्कूल, सिविलियंस, जो भी रशियन मिलिट्री के सामने आता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। रूस की इस वार से चेचन्या के अंदर भारी तबाही का मंजर फैल चुका था। 80,000 से ज्यादा लोग को मौत के घाट उतार दिए गए थे। इस वार को सेकंड चेचन्या वार के नाम पर जाना जाता है। रशियन सैनिक के हेलमेट पर कैमरा लगा दिए थे जिसे रूस के लोगों को पता चल सके कि कैसे 300 लोगों की जान का बदला चेचन्या की बर्बादी से लिया गया था। इस खतरनाक वार से रूस के अंदर पुतिन की एक नई इमेज सामने आई। रशिया के अंदर पुतिन को लोग हीरो की तौर पर देखने लगे। इस घटना के 2 महीने बाद ही दिसंबर 99 में बोरिस येल्सिन ने अचानक प्रेसिडेंट पद से रिजाइन दे दिया। उस वक्त तक पुतिन की पॉपुलैरिटी रूस में फैल चुकी थी। इसके अलावा पुतिन बोरिस येल्सिन के तो करीबी थे। इसीलिए 31 दिसंबर 99 को पुतिन को रशिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। मार्च 2000 में रूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। रूस की जनता पुतिन के ऊपर पूरा विश्वास जताया। इलेक्शन की रिजल्ट में 53% वोटों के साथ पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट बने। कुर्सी संभालते ही रशिया के अंदर शानदार काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने रशिया के करप्शन को खत्म करने के लिए कसम खा ली। करप्ट लोगों के ऊपर नकेल कसे जाने लगे। सेना मजबूत होने लगी। लोगों की इनकम बढ़ने लगी। देश की जीडीपी में इजाफा होने जा रहा था और पुतिन को प्रेसिडेंट बनने का लाभ धीरे धीरे जनता को भी मिलने लगा था। जो लोग भूखे मरने की हालत में थे वो खुशहाल जिंदगी में जीने लगे। धीरे धीरे महंगाई घटने लगी थी और आमदनी बढ़ने लगा था। दरअसल इस सब के पीछे का कारण कुछ और भी था। उस समय इंटरनेशनल लेवल पर रशिया की ऑयल की डिमांड पूरी दुनिया भर में बढ़ रही थी। डिमांड बढ़ने के साथ साथ तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा हो रहा था, जिसमें रशिया के लोगों को भी इनकम बढ़ने लगी और गरीबी मिटती चली गई। पुतिन को प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया के अंदर हुए इस चेंज से पुतिन को एक ग्रेट लीडर के तौर पर देखा जाने लगा था, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला 2004 में हुए अगली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इस बार पुतिन को 71% वोट मिले और वो दोबारा रशिया के प्रेसिडेंट बने। लगातार मिल रही जीत से इतना तो तय हो गया था कि पुतिन रशिया के सर्वेसर्वा है। रूस का कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी को 2 बार प्रेसिडेंट बनने का इजाजत नहीं देता था। 2000 और 2004 में प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन के 2 कार्यकाल पूरे हो चुके थे। रशिया में पुतिन के विरोधी को लगता था कि 2008 की इलेक्शन में कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मार्च 2008 में इलेक्शन में पुतिन ने अपनी करीबी दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया। पुतिन की इन्फ्लुएंस से दिमित्री मेदवेदेव भी इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने और पुतिन प्राइम मिनिस्टर बन गए। पुतिन की इस मास्टर स्ट्रोक से पुतिन के विरोधी चारों खाने चित हो गए थे। पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव ने मिलकर सितंबर 2011 में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया। अब तक जहां प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल होता था, इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया। 2012 में एक बार फिर रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई थी और पुतिन तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार थे। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लगातार 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट बनने पर रोक थी, लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था कि 3 बार कोई प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। वही कारण था कि पुतिन तीसरी बार उम्मीदवारी ठोककर प्रचार प्रसार में जुट गए थे। इससे उन लोगों की मंसूबे में पानी फिर गया था जो पुतिन को रशियन की पॉलिटिक्स में बाहर देखना चाहते थे। लिहाजा रशिया के अलग अलग शहर में अपोजिशन पार्टी के नेताओं के द्वारा पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट पुतिन का बाल भी बांका नहीं कर सका। जनता ने फिर पुतिन का साथ दिया और मार्च 2012 में तीसरी बार पुतिन ने रशिया की प्रेसिडेंट बने। इसी तरह 2018 में पुतिन चौथे टाइम रशिया का प्रेसिडेंट बने। रशिया में प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है।
यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। यहाँ तक जजेस भी प्रेसिडेंट के मर्जी पर ही चुने जाते हैं। कहने को तो रसिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा पुतिन के पक्ष में ही आता है। जिस तरह बड़ार के बाहर पुतिन किसी का भी नहीं सुनते, ठीक ऐसे ही रसिया के अंदर में भी पुतिन के खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद जब रसिया के रिचेस्ट मैन मिखेल खोडोरकोवस्की पुतिन से बगावत करने की कोशिश की तो 2003 में उनके खिलाफ फ्रॉड और टैक्स चोरी का आरोप लगा दिया गया और 2005 में उन्हें सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। उनकी ऑयल और गैस की कंपनी यूकेस की सारी प्रॉपर्टी मार्केट से भी कम वैल्यू में नीलाम कर दिया गया। पुतिन के रसिया में कंट्री के खिलाफ जाने वाले पर सीधे सजा मौत होती है। जर्नलिस्ट अन्ना पोल्टकोवस्किया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में चेचेनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की उल्लंघन पर सवाल उठा दिया था, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2006 को मॉस्को में अपनी अपार्टमेंट में एंट्री करते समय उन्हें मार दिया गया। ऐसा ही देखने को मिला 23 जून 2023 को, जब रसिया के प्राइवेट मिलिट्री पार्टनर वाग्नेर ग्रुप के चीफ इवेगनी प्रिगोजिन ने रशियन आर्मी से बगावत कर दी थी। पुतिन ने प्रिगोजिन से मिलकर मामले को तो शांत कर लिया था, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद 23 अगस्त 2023 को उनका बिजनेस जेट क्रैश हो जाता है, जिसमें उनके साथ अन्य 9 लोग भी सवार थे। इस घटना के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि ये दुर्घटना नहीं थी, बल्कि प्रिगोजिन को मारने के लिए ये सोची समझी चाल थी। रसिया के बागडोर पुतिन के हाथ में आते ही रसिया के अंदर कोई इनक्रेडिबल चेंजेस देखने को भी मिले। यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद ज्यादातर अलग हुई देशों में वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। इससे रसिया के सामने अपनी बाउंड्री को सिक्योर रखने का चैलेंज था। पुतिन जब सत्ता में आए, उनकी एक नज़र बाउंड्री पर ही थी। फिर चाहे अगस्त 2008 में जॉर्जिया के ऊपर कब्जा करना हो, 2011 में लीबिया के साथ वार लड़ना पड़ा, या 2014 में यूक्रेन की शहर क्रीमिया के ऊपर कब्जा करना हो, पुतिन ने अपने आदेश में साफ कर दिया है, देश की सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यही कारण है पूरी दुनिया के खिलाफत के बाद भी पुतिन 2022 से लगातार यूक्रेन के साथ आर्म कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।